अब हम लोगों का जो हमारे साथ जो इंसानियत का बिहेव होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अगर किसी समाज के 130 मेंबर संसद में बैठे हों, वो संसद नहीं चल सकती जब तक उनकी बात नहीं सुनेंगे। आप बात समझ रहे हैं मेरी? संसद नहीं चल सकती, सरकार नहीं चल सकती। अगर 130 आदमी क्या, अगर 100 आदमी भी खड़े होकर वहाँ विरोध कर दें कि ये सरकार दलितों के हित के अनुसार नहीं चल रही, ये था कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए। और उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन ने ये दूसरा आंदोलन भी रोका हुआ है। हमारे ही बीच में लोग कम से कम उनके पीछे घूमते रहते हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना, वो आंदोलन रोका हुआ उन्होंने। ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच के संयोजक गौतम साहब और आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका सबका धन्यवाद। आज आपने मेरे को भी टाइम दिया। मैं बैंक से और कोर्ट से रिटायर हुआ हूँ और मैं 2017 से एडवोकेट हूँ। तो लगातार समाज के वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक चिंता भी है साथ में। एक दूसरा पहलू है कि इस समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो हमारे अधिकार सुरक्षित किए थे, उन अधिकारों का कोई नामो निशान नहीं रहने वाला। जो कंसेशन रिलैक्सेशन दिए जा रहे थे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सब ख़त्म हो गए हैं। एक तो ये पहलू है और दूसरा पहलू है हम लोग भी कि हमारे जितने भी समाज के संगठन हैं बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हम 85% है, 80% है, 90% है, क्या क्या संख्या बताते हैं। लेकिन और इनका जितनी भी संख्या है उससे ज़्यादा संगठन है। अब इस पे तो हमें सबको ही विचार करना होगा। वो पहलू तो मैंने बता दिया कि अत्याचारों का तो जितना भी जिक्र कर लें, कितना भी कर लें, बहुत कम है। अब हम लोगों का जो हमारे साथ जो इंसानियत का बिहेव होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। संविधान बनने के बाद, संविधान से पहले भी हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, हमारा अत्याचार हो रहा था, लेकिन संविधान बनने के बाद हमारी एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उसके तहत काम करते हुए हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। आज 70 साल हो गए लगभग इस संविधान को लागू हुए, तो 70 साल में हमने क्या अचीव किया ये हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले जो पुरखे थे जिन्होंने काम किया वो आज नहीं हैं। आज हम हैं, कल हम भी नहीं रहेंगे। तो मेरे को तो लगता है जो हमारे पुरखों ने हमारे को सुरक्षित करके दिया था इस देश में, हम उसको भी नहीं बचा पाए, हम उसको भी खो दिया। कुछ नया एडिशन हो जाता इसमें तो हम मानते कि ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारी वजह से हुआ। लेकिन जो पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जद्दोजहद करके, कुर्बानियाँ दे के, संघर्ष करके प्राप्त किया था, हम उसको भी बचाने में नाकामयाब हो गए। और ये मेरी चिंता नहीं है, बहुत सारे संगठन हमने बना रखे हैं। हर 10 आदमी हम इकट्ठे करते हैं, संगठन बना लेते हैं। चलो जहाँ तक भी बात सही है। अब इसमें अगर आपको बुरा ना लगे, हम सब बाबा साहब को मानते हैं, पूरी तन मन धन से बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन वही बात है कि एक संगठन का बाबा साहब दूसरे संगठन से अलग है, कोई एक दूसरे को सहयोग नहीं करता। तो दोस्तों, मैं ये भी कहूँगा, मैं गौतम साहब से भी मिला था कि अभी आपने भी एकता मंच बनाया है, तो लोगों से संपर्क करो, सारे मंच के साथ इकट्ठे हो जाएं। अब इन्होंने कितना संपर्क किया, कितना नहीं किया, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जो अभी भी बोल रहे थे कि जो एक मीटिंग में आते हैं वो दूसरी मीटिंग से नदारद हो जाते हैं, तो इस पे विचार करना होगा। और इसकी जिम्मेवारी तो मैं उन्हीं आदमियों को, उन्हीं लोगों को देता हूँ। ये साफ़ सुथरी बात करता हूँ कि जो मैंने 30 साल में सीखा है, तो जो हम थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हैं, हम 10-20 आदमी को इकट्ठा कर लेते हैं, 10-20 आदमी তো आ जाते हैं, उनका तो कसूर नहीं है, हमारा ही कसूर है। हम इकट्ठा कर लेते हैं और हम आगे नहीं बढ़ा पाते।
तो दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय। 11 तारीख को अंबेडकर भवन में मीटिंग हुई थी। गौतम साहब का कहना ठीक था, वहाँ भी बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे सुझाव दिए, वो आज सारे नदारत हैं। तो इस बात पे विचार करना होगा, हमें अपनी ईगो को छोड़ना होगा, अपने व्यक्तित्व को छोड़ना होगा, एक समाज का लार्जर इंटरेस्ट को लेकर। हमारी उम्र भी तकरीबन सबकी 60 साल से ऊपर होने जा रही है, देख लिया हमने, और ये भी देख लिया कि हमारे पुरखों के लगाए हुए फल को हमने खा लिया। जो आने वाली जनरेशन है, ये बड़ा सीरियस मामला हो रहा है। जो आने वाली जनरेशन है उसको कुछ भी नहीं हम देकर जा रहे हैं। मिटा दें अपना आप को, अपनी ईगो को, अपनी हस्ती को, इस समाज के लिए, इस समाज को किसी तरीके से यूनाइट कर दें, इस समाज को किसी तरीके से इकट्ठा कर दें, तो वो ही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। अदरवाइज तो आप देख रहे हैं, अगर 40% में, मैं 90 की बात कर रहा हूँ, अगर 30% भी बहुत होते हैं, 15% भी बहुत होते हैं, 20% भी बहुत होते हैं, अगर हम एक आवाज़ में एक रास्ते पे बोल पड़े। 80 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं बोल पा रहे, और उनका कारण अभी भी आपको बताएं, हम आज दिल्ली में बात कर रहे हैं। हमारे भाई, हमारा समाज दूर देहात में, जिसको इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई कसूर भी नहीं है, हम उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे, उसका आज भी शोषण वैसे ही हो रहा है जो आज से 100 साल पहले हुआ रहा था। तो दोस्तों, ये बहुत सारी गंभीर ये स्कीम बनाने वाली है। इकट्ठे होकर, प्लान बनाकर, मैं सभी को संबोधित कर रहा हूँ यहाँ इस प्लेटफार्म के माध्यम से, इकट्ठे होकर एक बड़ा आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। जब तक बड़ा आंदोलन नहीं चलेगा, अधिकार तो जा ही चुके हैं, तो उन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, नहीं तो यहाँ इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। जो एट्रोसिटी तो आपके सामने ही बढ़ गई है, हम यहीं इस धरती पे बैठे हुए फिर एट्रोसिटी बढ़ गई हैं, क्यों बढ़ गई हैं। और एक बात मैं और कहने वाला हूँ, बहुत सारे साथियों को वो समझ नहीं आ रहा, आज 70 साल हो गए, एक बाबा साहब अम्बेडकर ने या पूना पैक्ट के तहत एक प्रोविज़न बना था, 2 तरह का रिजर्वेशन आया था। एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, एक नौकरियों में आरक्षण था, एक राजनीतिक आरक्षण था। राजनीतिक आरक्षण में कम से कम 130 मेंबर इस समाज के पहुंचते हैं। ये अगर किसी समाज के 130 मेंबर संसद में बैठे हों, वो संसद नहीं चल सकती जब तक उनकी बात नहीं सुनेंगे। आप बात समझ रहे हैं मेरी? संसद नहीं चल सकती, सरकार नहीं चल सकती अगर 130 आदमी क्या, अगर 100 आदमी भी खड़े होकर वहाँ विरोध कर दें कि ये सरकार दलितों के हित के अनुसार नहीं चल रही। लेकिन क्या हुआ, अब जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे पॉलिटिकल कैसे बनता, पार्टी उसको सेलेक्ट करती है, फिर उसके लिए वोट मांगती है, फिर उसको वोट डालते हैं, फिर उसको जता कर लाते हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो जो 130 आदमी हैं, वो तो फोकट के लिए हमारे नाम से बैठा दिए गए, वो हमारे नहीं हैं। मैं कई संगठनों में गया, लगातार जाता रहता हूँ, उनको आज तक ये भी नहीं पता लगा कि वो 130 आदमी हमारे नहीं हैं। वो अभी भी यही कहते हैं वो 130 आदमी हमारे लिए काम नहीं क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई, आपका आदमी तो वो है जिसको आप सेलेक्ट करें, और आपका आदमी वो है जिसको आप इलेक्ट करें। उसको सेलेक्ट ब्राह्मण ने किया, उसको इलेक्ट ब्राह्मण ने किया, सिलेक्शन भी उसकी है, इलेक्शन भी उसकी है। फिर वो आपके लिए काम करेगा या ब्राह्मण के लिए काम करेगा? एक आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए, और उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन ने ये दूसरा आंदोलन भी रोका हुआ है। हमारे ही बीच में लोग कम से कम उनके पीछे घूमते रहते हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना। वो आंदोलन रोका हुआ उन्होंने, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे अधिकारों के प्रति, बल्कि ये जो हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं वो 130 MP भी, लेकिन लोगों को यही नहीं पता। ये पता नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव भी हमने तैयार नहीं किया, अल्टरनेटिव भी हमने तैयार नहीं किया। माननीय काशीराम जी आए, उन्होंने एक प्रयास किया, आज हमने वो भी खो दिया। कोई एंटिटी रही नहीं है। काशीराम जी ने बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया, इस देश के इतिहास में एक डेंट किया, एक बहुजन को जगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम वो भी नहीं चला पाए। तो मेरे दोस्तों, ये गंभीर विषय है, ऐसे मीटिंग कर लेना, मेमोरेंडम देंगे, कोई नहीं सुनेगा जब तक हम पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं लाएंगे, सोशल अवेयरनेस नहीं लाएंगे और डेंट नहीं करेंगे।
और उस समाज को, हमारे को कुछ मिला, जितने भी लोग मिले हैं इनको मिला है कुछ, उस समाज को साथ नहीं जोड़ेंगे जो आज भी पिछड़ा हुआ है। हमारा ही भाई बहन जो है आज भी पिछड़े, वहाँ जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनको साथ अपने साथ लगाएंगे, तो हम जद्दोजहद करेंगे, तब जाके अब हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे, नहीं तो अधिकार तो खो ही रहे हैं। अब संविधान भी पता नहीं कितने दिन बचेगा या नहीं बचेगा। इन्हीं के साथ में हमारे साहब आ रहे हैं, इसलिए मैं जय भीम जय भारत, आपने मेरे को समय दिया, थैंक यू।